नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आपके बीच अब पार्ट 7 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 7 का जो पहला क्वेश्चन है, इतिहास में ज्ञात शाही मौर्य वंशावली का अंतिम सम्राट कौन था। तो शाही मौर्य वंशावली का जो अंतिम सम्राट था, इनका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है ये मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। क्वेश्चन कल के लिए ये भी आ सकता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो मौर्य वंश की जो स्थापना है ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। देखिए, अगर बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, तो इनके गुरु का नाम था चाणक्य, जिनको चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगली बात यह है कि चाणक्य के द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई थी। तो चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना भी की गई। तो आपने याद रखना है कि चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, और गुरु किसके थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के। और चंद्रगुप्त जो मौर्य है, इन्होंने स्थापना की थी मौर्य वंश की। देखिए, क्वेश्चन ये भी आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का शासक कौन बना। तो वो बना था बिंदुसार। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, प्रारंभिक प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र कौन था। सबसे पहले जो प्राचीन भारत में जो सबसे बड़ा शहरी केंद्र था वो था पाटलिपुत्रम। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ पाटलिपुत्रम की, तो पाटलिपुत्रम जो है वो पटना का पुराना नाम है। और पटना कहाँ की राजधानी है, बिहार की राजधानी है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ पाटलिपुत्रम की, तो पाटलिपुत्रम में बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध संधि थी। कौन सी बौद्ध संधि थी, तीसरी बौद्ध संधि थी। किसके कार्यकाल के समय, अशोक के कार्यकाल के समय तीसरी बौद्ध संधि भी कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। देखिए दोस्तों, ऑप्शन में यहाँ पे कौशाम्बी दिया है, तक्षशिला दिया और उज्जैन दिया है। देखिए, कौशाम्बी जो है ये महाजनपद होते थे। टोटल 16 महाजनपद है, लेकिन ये तीनों जो है ये राजधानियाँ थी इन महाजनपदों की। अब किस किस की थी, तो वत्स महाजनपद की जो राजधानी थी ये कौशाम्बी थी। याद रखना है, वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। क्या नाम था, तक्षशिला, गांधार महाजनपद की राजधानी। अब क्वेश्चन आता है अवंती महाजनपद की राजधानी, तो ये थी उज्जैनी, या उज्जैन नहीं था, उज्जैनी था। ये भी आपने याद रखना है। देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस बार जो है वो पेपर अच्छा आने वाला है। टीजीटी आर स्टेट का भी। सभी प्रकार के विदेशों के लिए प्रयोग में आने वाला पद निम्न में से कौन सा है। तो जब सभी प्रकार के जो विदेशी है उनके लिए जो प्रयोग में आने वाला शब्द था ये था यवन। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन जो जितने भी प्रकार के विदेशी थे उनके लिए जो एक पद का उपयोग होता है जिसको कहते हैं यवन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भारत का अंतिम महान हिंदू शासक माना जाता था। तो भारत का अंतिम महान हिंदू शासक जो है ये हर्ष को माना जाता था। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ हर्षवर्धन की, हर्षवर्धन का एक युद्ध हुआ था, किसके साथ हुआ था, पुलकेशन द्वितीय। हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच एक युद्ध हुआ था। अब ये पुलकेशन द्वितीय की अगर मैं बात करता हूँ, तो पुलकेशन द्वितीय एक चालुक्य वंश के राजा थे। इन्होंने हर्षवर्धन को हरा दिया था, ये भी आपने याद रखना है। और हर्षवर्धन की जब बात कर ही रहे हैं, तो हर्षवर्धन के कार्यकाल के दौरान एक चीनी यात्री हुएनसांग, याद रखना है, चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू शाही वंश कौन था। कि उत्तरी भारत जो है इसका अंतिम महान हिंदू शाही वंश जो था ये था गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार जो है ये अंतिम महान हिंदू शाही वंश का शासक वंश था। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ गुर्जर प्रतिहार वंश की, तो इसकी जो स्थापना है वो एक हरिश्चंद्र नामक राजा के द्वारा की गई थी। लेकिन परंतु कहीं पे जो है इसके प्रथम शासक जो है वो नागवट प्रथम भी कहे जाते हैं, कि इसकी जो स्थापना है गुर्जर प्रतिहार वंश की वो नागवट प्रथम के द्वारा की गई थी। तो दो नाम है, लेकिन इसके अंतिम शासक सभी को पता है और एक ही नाम है। तो इसके अंतिम शासक है गुर्जर प्रतिहार वंश के, इनका नाम है यशपाल। और गुप्त भी यहाँ पे दिया है ऑप्शन में। तो गुप्त वंश की जो स्थापना है वो श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। अब हम कुछ पॉलिटिकल के क्वेश्चन आपके बीच लेके आए हैं। पॉलिटिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और मेरा जो मानना है, देखिए सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट कवर करूं, क्योंकि एग्जाम आपका 13 जुलाई को है, तो थोड़ा सा उतने तक आपकी हर एक चीज़ जो है वो कवर कर दी जाएगी। देखिए, कोशिश मैं पूरी कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या इससे अधिक नहीं हो सकती। जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है इसमें लोकसभा की जो संख्या है वो 20 से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि 530 जो है वो राज्य से आ रहे हैं और 20 जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, यूटी से आ रहे हैं।
अगर मैं बात करता हूँ लोकसभा सीटों की, तो दिल्ली एक यूटी है और वहाँ से लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है, 7। देखिए चंडीगढ़ भी एक यूटी है, वहाँ से लोकसभा की सीट 1 है। लक्षद्वीप से कितनी है, वहाँ से भी 1 है। तो इसी तरह, और अगर पूछा जाएगा लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में है, तो यूपी में है। यूपी में अकेले जो है 80 सीट लोकसभा की आती है, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति है एक। देखिए ये सारे क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है। लोकसभा में अगर मैं टोटल सीटों की बात करता हूँ तो टोटल सीटें जो है वो लोकसभा में 550 है, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति है, जो लोक लेखा समिति होती है, पब्लिक अकाउंट्स जो कमेटी होती है, ये होती है लोकसभा चयन की समिति, ये भी आपने रखना है। सेलेक्ट कमेटी ऑफ लोकसभा। देखिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लोक लेखा समिति लोकसभा की एक चयन समिति होती है, जिसमें याद रखना है कि जो लोक लेखा समिति है इसमें 22 सदस्य, कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्यों में से भी 15 लोकसभा से होते हैं, और देखिए 15 सदस्य तो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो है वो राज्यसभा से होता है लोक लेखा समिति में। टोटल जो इसमें सदस्य होते हैं वो 22 होते हैं। देखिए इसका काम क्या होता है, जो रिपोर्ट कैग के द्वारा तैयार की, मतलब कि जो रिपोर्ट कैग सबमिट करता है ऑडिट की, उस रिपोर्ट को एग्जामिन करता है, एग्जामिन का काम करता है लोक लेखा समिति। तो आपने याद रखना है कैग क्या होता है। कैग होता है ऑडिट एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, और जिसका जिक्र आर्टिकल 148 में किया गया है। और भारत के वर्तमान में जो कैग है इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो जो वो रिपोर्ट जो है वो जो सबमिट करते हैं कैग, वो ऑडिट की वो रिपोर्ट उसको एग्जामिन करता है क्या, लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति का जो गठन हुआ था वो 1921 को हुआ था। देखिए कुछ टफ क्वेश्चन भी आपको पढ़ने पड़ेंगे कि लोक लेखा समिति क्या होता है। सदस्य इसमें 22 होते हैं, 15 लोकसभा से आते हैं, 7 राज्यसभा से आते हैं। भैया काम क्या करता है, कैग के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसको, जो उसकी जो ऑडिट वाली जो रिपोर्ट है उसको भाई एग्जामिन करता है। 1921 में इस कमेटी को, इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि संसद की 2 अनुक्रमिक सत्रों के मध्य अधिकतम समय अंतराल हो सकता है। जो संसद के जो 2 सदन है, देखिए संसद के भाग कितने हैं, तो संसद के 3 भाग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सदन कितने हैं, 2, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो संसद के जो 2 सदन होते हैं इसके मध्य जो अधिकतम समय अंतराल होता है वो 6 माह होता है, ये भी आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन ये तो आएगा ही आएगा कि संसद के 2 सदन के बीच 6 माह का कार्यकाल होता है। भाई संसद के सत्र कितने होते हैं, तो अगर मैं संसद की सत्र की बात करता हूँ तो संसद के 3 सत्र होते हैं। एक तो होता है बजट सत्र। बजट सत्र संसद का पहला सत्र, हम इसको कहेंगे ये फरवरी से मई के बीच में होता है। फिर होता है मॉनसून सत्र। मॉनसून सत्र होता है जुलाई से सितंबर। फिर होता है शीतकालीन क्षेत्र। शीतकालीन क्षेत्र होता है नवंबर से दिसंबर। तो तीनों सत्र आपने ये याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सत्र है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, मतलब कि भारत के किसी भी राज्य में आप राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो किस आर्टिकल में बोला गया है, तो आर्टिकल 356 के तहत जो है वो भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। देखिए जो इमरजेंसी जो है वो 3 टाइप की, आर्टिकल 352 में इमरजेंसी की बात करता है, 356 भी और 360 भी। देखिए 352 किसकी बात करता है, तो 352 जो है ये नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। और आर्टिकल 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। देखिए क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत में कितने बार वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है, तो एक बार भी भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी या इमरजेंसी के बारे में कौन सा भारत का कौन सा पार्ट या कौन सा भाग बात करता है, तो भाग 18 जो है ये बात करता है किसकी, इमरजेंसी की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य संघीय क्षेत्रों को कवर करता है। तो कौन सा हाई कोर्ट ऐसा है जो एक से अधिक राज्य संघीय क्षेत्र को कवर करता है, तो ये है गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक से अधिक राज्य संघीय क्षेत्रों को कवर करता है। भारत में टोटल हाई कोर्ट पूछे जाएंगे, उच्च न्यायालय पूछे जाएंगे तो 25 भारत में टोटल उच्च न्यायालय है, ये भी आपने बात याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है इसके अंतर्गत असम आता है, इसके अंतर्गत नागालैंड आता है, इसके अंतर्गत मिजोरम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है। ये गुवाहाटी हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो 1948 को हुई थी और इसके अंतर्गत 4 राज्य, असम, खुद नागालैंड आता है, मिजोरम आता है और अरुणाचल प्रदेश भी आता है। इसके अलावा दिल्ली में हाई कोर्ट है और दिल्ली हाई कोर्ट की भी जो स्थापना पूछी जाती है तो दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना 1966 को हुई थी। इलाहाबाद ऑप्शन में दिया है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी दिल्ली की 1966। इलाहाबाद में भी हाई कोर्ट है, इलाहाबाद की हुई थी 1866।
ये भी आपने याद रखना। और हिमाचल प्रदेश में भी हाई कोर्ट है, तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की हुई थी 1971 में। और चंडीगढ़ हाई कोर्ट की भी बात कर ले तो उसकी स्थापना हुई थी 1975, क्योंकि चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है उसके अंतर्गत आते हैं हरियाणा, पंजाब और खुद चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन बोलता है चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया समान है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम ऑफिस इज द सेम एज डेट। मतलब कि जो चुनाव आयुक्त होते हैं ना, उनको हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? जिस प्रकार जो है वो भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, उसी प्रकार जो है चुनाव आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह हटाया जा सकता है, उसी तरह जो है चुनाव आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। अपॉइंट कौन करता है इन दोनों को? तो इन दोनों को जो अपॉइंट करता है, सुप्रीम कोर्ट का जज हो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, तो इनको अपॉइंट कौन करता है? तो ये प्रेसिडेंट इनको जी नियुक्ति करता है। ये भी आपने याद रखना है। इनका जो कार्यकाल होता है या 6 ईयर्स होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल या 6 ईयर्स होता है या 65 ईयर्स होता है। दोनों में से एक हो जाएगा तो चलेगा। अगर वो 65 साल के हो गए तो भी रिटायर हो जाएंगे, और अगर उनके 6 साल पूरे नहीं हुए हैं तब तक वो रिटायर नहीं होंगे। देखिए क्वेश्चन ये भी आता है, पहले चुनाव आयुक्त भारत में कौन है? पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, तो इनका नाम है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो है ये पहले चुनाव आयुक्त थे। क्वेश्चन ये भी आता है कि वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इनका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है पहले चुनाव आयुक्त है। अगर किसी को साइकोलॉजी के नोट्स लेने हैं तो ये मेरा नंबर है, आप साइकोलॉजी के नोट्स अभी भी ले सकते हैं। और तैयारी भैया अब अच्छे से कर ले, क्योंकि अब दिन कम बचे हैं, और अभी भी आप अगर सीरियस नहीं है तो ये तो आपको फ्री के 13 दिन मिल गए हैं, फ्री के 13 दिन मिले हैं आपको अभी, तो आपको अभी से अच्छे से तैयारी करनी है अगर आपको आगे बढ़ना है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। पंचायती राज संस्थान निधि के लिए प्रमुखता निर्भर रहते हैं, तो ये सरकारी वित्त पर निर्भर रहते हैं पंचायती राज संस्थान। देखिए पंचायती राज संस्थान की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो है वो इसमें जो है ये 11वां शेड्यूल जो है वो पंचायतों की बात करता है, और जो 73वां संविधान संशोधन है वो भी पंचायती राज की बात करता है। ये भी आपने याद रखना है। और पंचायतों का या ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो आर्टिकल 40 में बताया गया है। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपने कमेंट बॉक्स में सबने जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है, आर्टिकल 44 मैंने आपको कराया, 40 भी करवाया था। आर्टिकल्स मैंने बहुत बार बताया। आर्टिकल 44 किसकी बात करता है ये भी आपने बताना है, ये बताना है आपने कमेंट बॉक्स में सभी ने। भारतीय संविधान की व्याख्या किसकी आत्मा पर आधारित है? तो भारतीय संविधान की जो व्याख्या है वो प्रस्तावना पर आधारित है। देखिए अगर हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो हम सब भारत के लोग हैं, ये प्रस्तावना की पहली बात है, और ये पेपर में आया था तभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए प्रस्तावना जो है वो यूएसए से ली गई है, और प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है भाई ऑस्ट्रेलिया से। ये भी आपने याद रखना है। डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनकी बात होती है आर्टिकल 36 से 51। ये भी याद रखना है, ये लिए गए आयरलैंड से। मौलिक अधिकार यूएसए से। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो 11 है। आर्टिकल 51 के ए में फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है, ये लिए गए हैं रूस से। देखिए फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करता हूँ तो ये 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 इनका जिक्र किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम है। देखिए भारतीय की जो संसद है, पार्लियामेंट जो है, इसके 2 सदन है, एक है ऊपरी सदन और एक है निम्न सदन। 2 सदन है भाई। जो ऊपरी सदन है वो राज्यसभा को कहा जाता है, और निम्न सदन जो है ये लोकसभा को कहा जाता है। देखिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, परमानेंट हाउस कहते हैं, और लोकसभा को क्या कहते हैं? नॉन परमानेंट हाउस और स्थायी सदन कहते हैं। ये भी दोनों बातें याद रखनी है। बड़ों का सदन राज्यसभा को और छोटों का सदन लोकसभा को कहा जाता है। लोकसभा में जो है वो 25 वर्ष की उम्र के सदस्य भाग ले सकते हैं, और राज्यसभा में 30 साल के। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। विधानसभा हिमाचल प्रदेश की है। यहाँ पे विधानसभा में कितनी सीटें हैं? हिमाचल में 68 सीटें हैं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। राज्यों मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो वो राज्यपाल करता है। लेकिन अगर अभी तो बात हो रही है राज्य की, राज्य के अलावा अगर, और जो ये राज्य मानव अधिकार आयोग जो होता है ना, चेयरपर्सन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स, इसमें एक कमिश्नर होता है और 2 उनके साथ 2 मेंबर होते हैं। ये भी आपने याद रखना है। अगर मैं बात करता हूँ, अगर यहाँ तो राज्य मानव अधिकार आयोग दिया है, अगर होगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और उनके सदस्यों की जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो दोनों क्वेश्चन अच्छे।
अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन भी अच्छे लेवल का है। अगला क्वेश्चन है कि 1790-92 के मध्य तृतीय मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान ने किस गवर्नर जनरल के साथ लड़ा। तो 1790-92 में जो है वो तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था और टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को लड़ा था, तीसरा भी और चौथा भी। तो इसने लड़ा था किसके साथ? तो ये लड़ा था जी लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ जो है वो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था टीपू सुल्तान ने। देखिए मैसूर के जो युद्ध है और इसके बाद इसने जो है वो आपने याद रखना है टीपू सुल्तान ने मजबूर होकर एक संधि की थी कॉर्नवालिस के साथ, श्रीरंगपट्टनम की संधि मजबूर होकर की थी भाई टीपू सुल्तान ने, ये भी आपने याद रखना है। अब मैसूर की मैं बात कर रहा था तो बता ही देता हूँ। तो मैसूर के 4 युद्ध थे। पहला युद्ध हुआ था 1766 से 1769, दूसरा युद्ध हुआ था 1780 से 1784, तीसरा युद्ध हुआ था 90 से 92 और चौथा युद्ध हुआ था 98 और 99। तो ये याद रखना है 1798 और 99। तो ये चारों के चारों युद्ध आपने याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और डलहौजी यहाँ पे दिया है। तो अगर मैं डलहौजी के बारे में बात करता हूँ तो डलहौजी जो है इन्होंने भारत में हड़प की नीति लाई थी, लैप्स नीति हम जिसको कहते हैं PWD, इनके द्वारा ही लाया गया था भारत में। और पहली रेल भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही चलाई गई थी, ये भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नादिर शाह ने भारत में कब आक्रमण किया। तो अगर मैं बात करता हूँ नादिर शाह, तो नादिर शाह ने भारत में 1739 में आक्रमण किया। बहुत बार मैं इनके बारे में अब डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। देखिए अगर मैं बात करता हूँ नादिर शाह की, तो जब नादिर शाह ने भारत में आक्रमण किया तो एक मुग़ल शासक यहाँ पे होते थे मोहम्मद शाह भारत के उस टाइम मुग़ल शासक होते थे और इनकी सेना को नादिर शाह ने बुरी तरह पराजित किया था। इसने दिल्ली को 57 दिनों तक लूटा था नादिर शाह ने, ये भी याद रखना है। और अगर आप TGT आर्ट्स का पेपर दे रहे हो तो आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, पॉलिटी की भी, हिस्ट्री की भी, SPGK की भी, हर एक चीज़ की नॉलेज जो है अच्छी खासी होनी चाहिए। तभी मैं चाह रहा हूँ कि GK के जो क्वेश्चन है वो अधिक से अधिक आपके बीच डिस्कस करवाया जाए, एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार डिस्कस करवाया जाए और नए नए क्वेश्चन भी आप तक लाए जाएँ। देखिए नादिर शाह ने जब भारत में आक्रमण किया था तो इसने प्रसिद्ध मुगल शासक जो यहाँ पे था, मुगलों का एक होता जिसको हम तख्ते ताउस को भी ये लूट के ले गया था, जहाँ पे कोहिनूर था, मयूर का सिंहासन हम जिसको कहेंगे, उसको भी ये लूट के ले गया था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, किस वर्ष द्वैत शासन का अंत हुआ। तो भारत में अगर मैं द्वैत शासन की बात करता हूँ तो द्वैत शासन को जो है वो कब इसको अंत किया गया था। तो इसका 1772 में द्वैत शासन का अंत किया गया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि द्वैत शासन को शुरू कब किसके द्वारा किया गया था। तो अगर आपको मज़ा आ रहा है, देखिए दोस्तों आज मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हूँ, अभी मेडिसिन लेके ही ठीक हुआ हूँ, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा आप ज़रूर जो है मेरी मेहनत के लिए कमेंट इसमें दे सकते हैं, अपने दिल से अच्छे से कमेंट दे सकते हैं। मैं आपके लिए जान मार रहा हूँ, तो हो सकता है आज की वीडियो ज़्यादा अच्छी भी नहीं बन रही हो, थोड़ी जल्दी बन रही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर मैं द्वैत शासन की बात करता हूँ तो ये 1772 में जो है ये द्वैत शासन जो है इसको अंत इसका किया गया। लेकिन इसको शुरू कब किया गया, क्वेश्चन ये आ सकता है। तो द्वैत शासन की शुरुआत जो 1765 में किसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था 1765 में। देखिए जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, तो कौन गवर्नर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो इनके कौन थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो इनका नाम था लॉर्ड क्लाइव ने इसको शुरू किया था और 1772 में इसका अंत किया गया था द्वैत शासन। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाराष्ट्र में ब्रह्मा समाज का प्रमुख नेता नहीं था। तो निम्नलिखित में से महाराष्ट्र में जो ब्रह्मा समाज का एक प्रमुख नेता नहीं था, इनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह की बात कही थी और उसको लागू करने के लिए अथक प्रयास किए थे। 1856 में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को लागू किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विधवा पुनर्विवाह के लिए आवाज़ उठाई थी और बाल विवाह के रोक पे भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। देखिए इसके अलावा अगर मैं ब्रह्मा समाज की बात करता हूँ तो ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। लेकिन जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई तो ब्रह्मा समाज को किसके द्वारा संभाला गया था, तो संभाला गया था देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा। अगर मैं ब्रह्मा समाज की बात के बाद अगर बात करता हूँ राजा राम मोहन राय की, तो राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से 1829 में सती प्रथा पर भी रोक लगाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेट परीक्षाओं में आ सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मंडी रियासत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है।
और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो YA+ अपने आप जो आपका मन है उस पे आप अच्छा कमेंट मेरे चैनल के लिए दे सकते हैं। कमेंट ज़रूर देना है सभी ने। मंडी रियासत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट पुस्तक के लेखक जो है इनका नाम है मनमोहन सिंह। देखिए मनमोहन सिंह के द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। देखिए हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट पुस्तक तो किसके द्वारा लिखी गई? मनमोहन सिंह के द्वारा। पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, एसपी की जरूर पूछी जाती है। जैसे MS रंधावा ऑप्शन में दिया है तो MS रंधावा की बुक है कांगड़ा पेंटिंग, बहुत फेमस है, याद रखना है। कांगड़ा पेंटिंग के राइटर कौन है? MS रंधावा। APF हारकोट दिया है, APF हारकोट के द्वारा लिखी है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। तो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति लिखी है APF हारकोट ने। राम राहुल के द्वारा कौन सी लिखी गई है? तो राम राहुल के द्वारा हिमालयन बॉर्डरलैंड राम राहुल के द्वारा लिखी गई है, ये भी आपने याद रखना है। अब ये तो ऑप्शन वाले तो मैंने चारों बता दिए। इसके अलावा शांता कुमार ने कौन सी लिखी? तो शांता कुमार ने लिखी थी पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, धरती पर लाल छाया, लाजो, राजनीति एक षड्यंत्र। ये सारी की सारी बुक जो है ये शांता कुमार के द्वारा लिखी गई थी। देखिए हिमाचल प्रदेश परिचय ये देवराज शर्मा के द्वारा। और हिमालयन आर्ट किसके द्वारा लिखी गई है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हिमालयन आर्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। और हो सकता है टेट परीक्षा में इस बार यही आए। तारीख ए रियासत सिरमौर, राजा रणजौर सिंह। एक बुक है तारीख ए रियासत सिरमौर, ये लिखी थी राजा रणजौर सिंह ने। और कंट्री लाइफ जो बुक है इसको लिखा था नोहरा रिचर्ड्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री लाइफ भी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि कुल्लू रियासत के निम्न में से संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो कुल्लू रियासत की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके संस्थापक है विहंग मणिपाल। विहंग मणिपाल कुल्लू रियासत के संस्थापक थे। और कुल्लू देश की कहानी, एक बुक है कुल्लू देश की कहानी, ये लिखी थी लालचंद प्रार्थी के द्वारा। देखिए कुल्लू की जो पहले राजधानी होती थी, कुल्लू रियासत की स्थापना विहंग मणिपाल ने की, लेकिन कुल्लू की सबसे पहले राजधानी कहाँ होती थी? तो कुल्लू की सबसे पहले जो राजधानी होती थी ये होती थी अपनी जगत सुख में। जगत सुख में होती थी। जगत सुख से जो नंगर कौन ले गया? तो जगत सुख से नंगर ले गया था एक राजा होता था कुल्लू का, विशुद्धपाल। विशुद्धपाल एक कुल्लू के ऐसे राजा थे जो कुल्लू की राजधानी को जगत सुख से नंगर ले गया। अब नंगर से सुल्तानपुर जो ले गया वो कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा जगत सिंह। देखिए कुल्लू की राजधानी नंगर से जो सुल्तानपुर ले गया था वो कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा जगत सिंह ले गए थे। अगले क्वेश्चन की और आज का अंतिम क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। किसके शासनकाल में श्री रघुनाथ जी की प्रसिद्ध प्रतिमा को अयोध्या से कुल्लू लाया गया था? तो ये लाया गया था राजा जगत सिंह के शासनकाल में। तो राजा जगत सिंह के शासनकाल में जो है वो रघुनाथ जी की प्रसिद्ध प्रतिमा को अयोध्या से कुल्लू लाया गया था। देखिए किसके द्वारा लाया गया था? लाया तो राजा जगत सिंह के शासनकाल में था। सबसे शक्तिशाली राजा माने जाते हैं कुल्लू के। देखिए ये लाया था, एक ब्राह्मण होते थे कुल्लू के, इनका नाम था दामोदर दास। दामोदर दास के द्वारा जो है ये मूर्ति, रघुनाथ जी की मूर्ति जो है ये अयोध्या से कुल्लू इसको लाया गया था। और जगत सिंह के बारे में एक और क्वेश्चन भी आता है कि कुल्लू के ऐसे राजा जिनको औरंगजेब ने राजा के नाम से पुकारा, तो इनका नाम भी जगत सिंह था। तो राजा जगत सिंह को औरंगजेब के द्वारा राजा की उपाधि भी दी गई थी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो लेट के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। साइकोलॉजी के अगर नोट्स लेने और जीके के फ्री नोट्स लेने हैं तो आप इस नंबर पे कमेंट कर सकते हैं 7876145409, मतलब कि व्हाट्सएप पे आप इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल, हर हर महादेव। महादेव की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे।